ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी के सेक्शन 378 को, जिसमें चोरी की डेफिनेशन दी गई है और चोरी के 5 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स कौन से होते हैं वो देखेंगे। पोजेशन कितने टाइप का होता है ये देखेंगे। उसमें दिए हुए 5 एक्सप्लेनेशन समझेंगे और इलस्ट्रेशंस भी दिए हुए हैं वो भी देख लेंगे। उसके बाद हम सेक्शन 379 देखेंगे, जिसमें थेफ्ट का पनिशमेंट है, थेफ्ट का क्या नेचर है क्राइम का, बेरेबल है, नॉन बेरेबल है, कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, कौन सा मजिस्ट्रेट ट्रायल कर सकता है, ये सब कुछ समझेंगे। और लास्टली हम थेफ्ट की जो एग्रावेटेड सेक्शंस हैं, सेक्शन 382, 382 आईपीसी, उन्हें भी समझेंगे। तो ये वीडियो एक कंप्लीट पैकेज है। इसको देखने के बाद आपको थेफ्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। जय हिंद, जय भारत। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आइए आपसे कुछ इंटरेस्टिंग सवाल पूछते हैं। एक सरकारी कर्मचारी ने एक फाइल अपने ऑफिस से ली और अनऑथराइज्डली एक ए व्यक्ति को जाकर दे दी। अगले दिन जाकर उस फाइल को वापस उसी जगह रख दिया ऑफिस में। तो बताइए उसने चोरी का अपराध किया या नहीं? चलिए एक और सवाल पूछते हैं। राहुल अपने फ्रेंड श्याम को अपने घर चाय पर बुलाता है और वो चाय बनाने किचन में चला जाता है। अब श्याम डाइनिंग टेबल पर बैठा है और उसे टेबल पर एक गोल्ड की रिंग रखी दिखती है। वो उसे वहां से उठाकर घर में किसी और जगह छुपा देता है और मन में सोचता है कि जाते टाइम वहां से चुपचाप उठा लूंगा और आगे जाके बेचकर ऐसे कमा लूंगा। क्या इस मोमेंट पर जब उसने रिंग उठाकर किसी और जगह घर में छुपा दी है, उसने चोरी की है या नहीं? अच्छा, एक लास्ट सवाल और। आपने अपना लैपटॉप रिपेयरिंग के लिए लैपटॉप सर्विस सेंटर में दिया। जब आप उससे वापस लेने गए तो वहाँ शॉपकीपर या कोई भी स्टाफ वाला मौजूद नहीं है। आपने मन में सोचा कि यार लैपटॉप तो मेरा रखा हुआ है, क्यों ना मैं इसे चुपचाप ले जाऊं, ना तो पैसे देने पड़ेंगे और ना कोई कुछ बोल पाएगा क्योंकि लैपटॉप तो मेरा ही है। और वहां से आप अपना लैपटॉप उठाते हैं और लेकर चल देते हैं, यानी कि आपने अपनी ही चीज उठाई है। तो क्या आपने चोरी का अपराध किया? अब सभी सवालों के जवाब देने से पहले रुकिए, ये तो पता होना चाहिए कि चोरी की डेफिनेशन क्या है, यानी इंडियन क्रिमिनल लॉ में चोरी कहा किसे जाता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईपीसी के चैप्टर 17 ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी के सेक्शन 378 को, जिसमें चोरी की डेफिनेशन दी गई है और चोरी के 5 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स कौन से होते हैं वो देखेंगे। पोजेशन कितने टाइप का होता है ये देखेंगे। उसमें दिए हुए 5 एक्सप्लेनेशन समझेंगे और इलस्ट्रेशंस भी दिए हुए हैं वो भी देख लेंगे। उसके बाद हम सेक्शन 379 देखेंगे, जिसमें थेफ्ट का पनिशमेंट है, थेफ्ट का क्या नेचर है क्राइम का, बेरेबल है, नॉन बेरेबल है, कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, कौन सा मजिस्ट्रेट ट्रायल कर सकता है, ये सब कुछ समझेंगे। और लास्टली हम थेफ्ट की जो एग्रावेटेड सेक्शंस हैं, सेक्शन 382, 382 आईपीसी, उन्हें भी समझेंगे। ये डेफिनेशन समझने के बाद में आपको मैंने जो अब सवाल पूछे हैं उन सभी का आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा, नहीं तो मैं बता दूंगी। तो ये वीडियो एक कंप्लीट पैकेज है। इसको देखने के बाद आपको थेफ्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं चोरी यानी थेफ्ट की डेफिनेशन से। देखिए ये सेक्शन 378 है, थेफ्ट डिफाइन किया गया है इसमें। अगर हम सेक्शन को देखते हैं तो सबसे पहले ये इसकी डेफिनेशन दी हुई है, फिर ये 5 एक्सप्लेनेशन दी गई है और फिर पॉइंट्स ए से पी तक इलस्ट्रेशंस यानी एग्जांपल दिए गए हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेफिनेशन। डेफिनेशन कहती है whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent moves that property in order to such taking is said to commit theft। अब यहाँ पर 5 इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई हो गए होंगे, मैंने सर्कल करती गई थी साथ साथ। यानी पहला है डिसऑनेस्टली, दूसरा है मूवेबल प्रॉपर्टी, तीसरा है पोजेशन, चौथा है विदाउट पर्सन्स कंसेंट और पांचवा है मूव्स दैट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आइए इन इंग्रेडिएंट्स को एक एक कर समझ लेते हैं। अब पहला इंग्रेडिएंट है डिसऑनेस्टली यानी बेईमानी। बेईमानी को आईपीसी के सेक्शन 24 में डिफाइन किया गया है। सेक्शन 24 कहती है whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person is said to do that thing dishonestly। यानी जो कोई एक व्यक्ति को गलत तरीके से फायदा पहुंचाने या किसी एक व्यक्ति को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने के मकसद से कोई काम करता है तो उसका वो काम बेईमानी से किया जाना कहलाता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं मेरे घर में कुछ सोना रखा हुआ है, कोई व्यक्ति आया, उसने वो सोना उठाया और अपनी पॉकेट में रख के चुपचाप वहां से सोना लेकर चला गया। ये एक तरीके से चोरी हो गई। लेकिन जो मेरा सोना उठाकर ले गया उस व्यक्ति को रॉन्गफुल गेन हुआ। क्यों? क्योंकि वो गैर कानूनी तरीके से बिना मेरी सहमति के, मुझे बिना बताए और जिस सोने पर उसका कोई हक नहीं था, उसे लेकर वहां से चला गया और मुझे रॉन्गफुल लॉस हुआ है क्योंकि वो मेरा सोना था। कानूनी रूप से मैं उसकी हकदार थी। आईपीसी की सेक्शन 23 में रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन को इसी तरह से डिफाइन किया गया है। तो वापस डिसऑनेस्टी पे आ जाते हैं, जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट की बात चल रही है, थेफ्ट के इंग्रेडिएंट की। जो कोई ऐसी नियत से कोई काम करेगा जिसमें एक का रॉन्गफुल गेन हो रहा है और रॉन्गफुल लॉस हो रहा है, दोनों वर्ड्स का मीनिंग आपको समझ में आ गया है, तो उस नियत से
किया गया काम बेईमानी से किया जाना, डिसऑनेस्टली किया जाना कहलाएगा। चोरी में हमेशा डिसऑनेस्टी की नीयत जुड़ी होती है। तो हमने यहाँ पर थेफ्ट को समझते समझते सेक्शन 23 और 24 आईपीसी भी समझ ली। अब दूसरे इंग्रेडिएंट की बात करते हैं, जो है मूवेबल प्रॉपर्टी यानी चल संपत्ति। अब इसे भी आईपीसी की सेक्शन 22 में डिफाइन किया गया है। देखिए इसमें लिखा है, वर्ड्स मूवेबल प्रॉपर्टी आर इंटेंडेड टू इंक्लूड कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी। कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी यानी विच कैन बी टच्ड, नॉट जस्ट फेल्ट, मतलब जिसे टच किया जा सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम महसूस कर पाए उस चीज को। ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट लैंड यानी भूमि को छोड़कर, एंड थिंग्स अटैच टू द अर्थ, जो धरती से, अर्थ से जुड़ी हुई चीजें हैं उन्हें छोड़कर, और परमानेंटली फासन टू एनीथिंग विच इज अटैच टू द अर्थ, या फिर कोई ऐसी चीज से हमने उसको बांध के रखा है जो चीज धरती से, अर्थ से जुड़ी हुई है, अटैच हुई हुई है। तो जिस चीज को हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं और जिसको हम टच कर सकते हैं, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, बाइक, कार, सोना, चांदी, पैसा, कुछ भी, कोई भी किसी भी तरह की प्रॉपर्टी हो, एक्सेप्ट जमीन, क्योंकि जमीन को हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, तो उसको हम फ्री की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। थिंग्स अटैच टू अर्थ यानी पेड़ हो गया, खंबा हो गया, तो इन सब चीजों को छोड़कर सभी क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी है। दो इंग्रेडिएंट्स की बात हो गई, पहला था डिसऑनेस्टली और दूसरा था मूवेबल प्रॉपर्टी। तीसरा इंग्रेडिएंट क्या था? तीसरा है पोजेशन यानी कब्जा। पोजेशन का मतलब होता है कंट्रोल या ऑक्यूपेंसी ऑफ एनीथिंग, कोई ऑब्जेक्ट की ऑक्यूपेंसी या कोई प्रॉपर्टी की ऑक्यूपेंसी, कोई कब्जा होना उन चीजों पर। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पोजेशन वर्ड यूज हुआ है, ओनरशिप नहीं यूज हुआ है। यानी कि आप जरूरी नहीं है कि कोई आपकी चीज चोरी हो गई तो आप उस चीज के मालिक हो। अगर कोई ऐसी भी प्रॉपर्टी है जो बाय राइटफुल मीन्स किसी ने आपको दी है ऑथोराइजेडली, तो वो आपके कब्जे में है, यानी आपके ऑक्यूपेंसी में है, अभी फिलहाल आपके कंट्रोल में है, और फिर कोई उसको आपके कंसेंट के बिना डिसऑनेस्टली उसे ले लेता है तो वो भी चोरी ही मानी जाएगी। पोजेशन एक ब्रॉड टर्म है। पोजेशन बहुत टाइप्स के होते हैं, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हम देखेंगे पोजेशन कितने टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, मान लो एक पेन है, वो पेन अभी मेरे पास है, या मैंने अपना लैपटॉप अपने बैग में रखा और वो बैग क्या किया, मैंने अपने शोल्डर्स पर हैंग कर लिया। तो जो पेन है मेरे पास या जो मेरा लैपटॉप है मेरे बैग में, मेरे शोल्डर्स के ऊपर, वो मेरे इमीडिएट पोजेशन में होना बोला जाएगा। अब मान लो अब वो पेन फिलहाल मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो मेरे घर पर, मेरे रूम की टेबल पर पड़ा हुआ है, वहां से उसको कोई नहीं हटाता मेरी परमिशन के बिना। या फिर मेरे रूम में मेरा एक कबर्ड है, उसके अंदर मेरा लैपटॉप बैग पड़ा है जिसमें मेरा लैपटॉप पड़ा है, तो वहां भी उसे कोई नहीं हटाता। तो अब जो ये मेरे पेन्स हैं या मेरा जो लैपटॉप बैग है जो घर पर मेरे रूम में रखे हुए हैं, वो मेरे इमीडिएट नहीं बल्कि कंस्ट्रक्टिव पोजीशन में है। मुझे पता है कि वो मेरे हैं और वो मेरे कंट्रोल में है, मेरे घर पर रखे हुए हैं सेफली। फिर एक होता है कॉर्पोरियल पोजेशन। कॉर्पोरियल, अगेन कॉर्पोरियल वर्ड का मतलब ही हुआ है कि हाँ भाई कोई ऐसी चीज से आप टच कर सकते हैं। तो जैसे लैपटॉप है, पेन है, पैसे हैं, मतलब ये सब चीजें आप टच कर सकते हैं। तो अगर ये चीजें आपके पोजेशन में है तो वो कॉर्पोरियल पोजेशन हो जाएगा। एक इनकॉर्पोरियल पोजेशन भी होता है, ऐसी चीजों का पोजेशन जो हम टच नहीं कर सकते, जैसे पेटेंट्स, कॉपीराइट्स। ठीक है, तो इनकी चोरी के लिए अलग से एक्ट्स भी बनाए गए हैं, तो वो एक अलग विषय है। ठीक है, तो अभी तक आपको समझ में आ गया डिसऑनेस्टली क्या होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी भी होना जरूरी है चोरी में, और पोजेशन में होना जरूरी है। तो अब आप याद करिए, मैंने आपसे स्टार्टिंग में तीसरा सवाल पूछा था कि आपने अपना लैपटॉप रिपेयर वाले को दे रखा है, वहाँ कोई नहीं था, तो आप चुपचाप अपना लैपटॉप उठाकर इस बेईमानी की नीयत से ले आए कि पैसे नहीं देने पड़ेंगे रिपेयर के, तो वो चोरी है या नहीं है? तो अब आप बताइए सोचकर, क्या वो चोरी थी? हाँ, वो चोरी थी। क्यों? क्योंकि लैपटॉप भले ही आपका था, आप उसके ओनर थे, लेकिन आपके पोजेशन में वो लैपटॉप नहीं था उस टाइम। आपने बाय राइटफुल मीन्स ऑथोराइजेडली उस रिपेयर वाले को वो लैपटॉप दे रखा था ठीक करने के लिए, और जब तक आप उसको उसके पैसे नहीं देते तब तक वो उसके पोजेशन में माना जाएगा। तो इसीलिए उसके पोजेशन से उसको बिना बताए, उसके कंसेंट के बिना डिसऑनेस्टली अगर आप वो लैपटॉप वहां से उठा ले आए तो वो क्या हो गया? चोरी हो गया। तो आई गेस आपको एक आंसर तो आपको मिल गया। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो पोजेशन था जो आपने रिपेयर वाले को अपने लैपटॉप का दिया था, इसको डेरिवेटिव पोजेशन बोलते हैं। यानी पोजेशन जो है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को टाइम बीइंग ट्रांसफर हो रहा है, और वो किस चीज से डिराइव हुआ? उसे बाय राइटफुल मीन्स ऑथोराइजेडली, आपने अपनी मर्जी से उसको दिया है। चौथा इंग्रेडिएंट है विदाउट दैट पर्सन्स कंसेंट, यानी उसकी सहमति के बिना। बहुत सिंपल है, लेकिन अगेन अगर हम लॉ की भाषा में बात करें तो आईपीसी ने सेक्शन 90 में डिफाइन किया है कि सहमति, कंसेंट कब नहीं मानी जाएगी।
तो सेक्शन 90 कहता है कंसेंट इज नॉट सच अ कंसेंट इफ इट इज गिवन बाय अ पर्सन अंडर फियर ऑफ इंजरी, यानी कोई चोट का भय देकर अगर आप किसी को उसका कंसेंट मांग रहे हो तो वो कंसेंट नहीं माना जाएगा। अंडर अ मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, यानी किसी भ्रम में, यानी आपको लगता है कि ये चीज है लेकिन वो है नहीं, यानी डर में या भ्रम में अगर कंसेंट दी गई है तो वो नहीं मानी जाएगी। और किसी पागल व्यक्ति द्वारा नशे की हालत में दिया गया कंसेंट या 12 साल से कम उम्र के बच्चे द्वारा दिया गया कंसेंट भी नहीं माना जाएगा। और लास्ट इंग्रेडिएंट है मूव्स दैट प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू सच टेकिंग, यानी उस संपत्ति को ले जाने की नीयत से उसे उसकी जगह से हटाना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी उस संपत्ति को अपनी जगह से हटाना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब याद करो जो सेकंड क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि राहुल ने शाम को अपने घर पर चाय के लिए इनवाइट किया और जो शाम था उसने राहुल के घर में जो टेबल था वहां से गोल्ड रिंग वहां से उठाकर घर में कहीं और छिपा दी थी इस नियत से कि मैं बाद में जाते हुए पैसे यहाँ से ले जाऊंगा और बाहर बेच दूंगा। तो क्या उस टाइम उसने चोरी की थी या नहीं? तो इसका आंसर है यस, क्योंकि उसने क्या किया, उस गोल्ड रिंग को बेईमानी की नीयत से उसे अपनी जगह से टेबल से हटा दिया। यानी कि राहुल जो था वो उसके पोजीशन में थी, कौन से पोजीशन में? कंस्ट्रक्टिव पोजीशन में, कि हाँ मेरे घर में टेबल पे वो रिंग पड़ी हुई है। तो उसके पोजीशन से वो रिंग हटा दी गई और उसकी जगह बदल गई बेईमानी की नीयत से, उसके कंसेंट के बिना। ऑब्वियसली वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, यानी पांचों इंग्रेडिएंट सेटिस्फाई हो रहे हैं हमारे, तो वो चोरी हो गई, भले ही उसने सिर्फ वहां से उठाकर घर में ही कहीं और छुपाई थी। अब रह गया पहला सवाल, बहुत सिंपल सवाल था कि एक सरकारी कर्मचारी ने अपने ऑफिस से एक फाइल उठाकर किसी ए व्यक्ति को दे दी और अगले दिन जाकर वापस उसी जगह पर उस फाइल को रख दिया। तो क्या वो चोरी हुई या नहीं हुई? अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि फाइल तो वापस आ ही गई अपनी जगह पर, कहाँ चोरी हुई है? कोई उठा के ही ले जाता उस फाइल को, वापस ही नहीं लेके आता, तब चोरी मानी जाती। तो ऐसा नहीं है। ये सिचुएशन एक्चुअली एक केस था प्यारेलाल भार्गव वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1962 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी कि संपत्ति यानी प्रॉपर्टी को स्थायी रूप से, परमानेंट रूप से उसकी जगह से हटाना थेफ्ट में जरूरी नहीं है, उसे अस्थायी रूप से टेम्परेरीली भी हटाया जा सकता है और वो तब भी चोरी माना जाएगा। अब यहाँ बता सकते हैं वो फाइल उस बॉस की कौन से पोजीशन में थी? कंस्ट्रक्टिव पोजीशन में। उसे पता है अभी मैंने ये फाइल मेरे इस ड्रॉर में रखी हुई है, ठीक है, तो उसके पोजीशन से बिना बताए एक चल संपत्ति डिसऑनेस्टली हटाई गई, चाहे टेम्परेरी हटाई गई, तो वो चोरी मानी जाएगी। तो आई गेस आपको अब तीनों सवालों का जवाब मिल गया होगा। तो हमें क्वेश्चंस के आंसर्स भी मिल गए और हमने थेफ्ट की डेफिनेशन के 5 इंग्रेडिएंट्स भी समझ लिए। अब बात करते हैं 5 एक्सप्लेनेशंस की जो डेफिनेशन में ही दिए हुए हैं। अब एक्सप्लेनेशन 1 कहता है जब तक कोई प्रॉपर्टी अर्थ से, धरती से अटैच्ड है तब तक वो चोरी का विषय नहीं है, लेकिन एज सून एज इट इज सिवर्ड फ्रॉम द अर्थ, यानी धरती से जैसे ही वो अलग कर देते हैं, काट देते हैं, देन इट बिकम्स अ सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट, चोरी का विषय बन जाता है। ठीक है, जैसे कोई पेड़ है, अब जब तक वो धरती से अटैच है उसको हम चोरी के विषय में नहीं शामिल करेंगे, लेकिन जैसे ही हम उस पेड़ को काट देते हैं, अर्थ से हम क्या कर रहे हैं, उसको डिटैच कर देते हैं। तो वो क्या था, पहले एक इमूवेबल प्रॉपर्टी था और अब क्या बन गया, एक मूवेबल प्रॉपर्टी। तो अब हम उसे चोरी का विषय मान सकते हैं। एक्सप्लेनेशन 2 कहता है हटाना जो उसी कार्य द्वारा किया गया हो जिससे पृथक्करण यानी सिवरेंस किया गया है, चोरी हो सकेगा। एक्सप्लेनेशन 3 को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक डॉग है, एक कुत्ता है, उसको क्या किया हमने, बाड़े में बंद कर रखा है, एक फेंस है चारों तरफ, उसके अंदर वो कुत्ता है, और जो उस कुत्ते का ओनर है उसने क्या किया है, वो जो फेंस है उसका गेट अंदर से बंद कर रखा है। अब एक व्यक्ति क्या करता है, वो डायरेक्टली उस कुत्ते को जाकर टच करके, और उसको नहीं चुराता, वो क्या करता है, जो फेंस का गेट है वो खोल देता है ताकि वो कुत्ता वहां से भाग जाए और बाद में उसको वो चोरी कर ले। यही एक्सप्लेनेशन 3 कहता है अगर किसी चीज को चोरी करने के लिए कोई ऑब्स्टेकल है बीच में और आप उस ऑब्स्टेकल को हटा रहे हो, इस केस में क्या हो रहा है, उस कुत्ते को उसके ओनर के पोजीशन से हटाने के लिए हम फेंस का गेट खोल रहे हैं, ना उस कुत्ते को टच कर रहे हैं, ना कोई इशारा कर रहे हैं, तो ये भी चोरी माना जाएगा। अब एक्सप्लेनेशन 4 को समझते हैं। मान लो एक बैलगाड़ी है जिसमें अनाज की बोरियां पड़ी हुई है। अगर कोई व्यक्ति है उस बैल को वो एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव करता है और मूव करके ले जाता है, तो जो सामान वो बैल कैरी कर रहा है वो भी उसी डायरेक्शन में मूव होगा ऑब्वियसली। तो ऐसा माना जाएगा कि उसी व्यक्ति द्वारा वो एनिमल भी और जो सामान वो कैरी कर रहा है वो भी
दोनों की ही चोरी की गई है। एक्सप्लेनेशन 5 कहता है कि जो हम कंसेंट की बात कर रहे हैं डेफिनेशन में, वो एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस यानी मैं खुद जवाब दे रही हूँ, हाँ ले लो, नहीं मत लो। और इम्प्लाइड का मतलब है, मान लो मैंने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया था और मैं घर में अकेली हूँ, कुरियर वाला आया, अब मेरे पास तो कैश नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ, मेरा भाई का वॉलेट पड़ा हुआ है, उसमें से पैसे निकाल कर उस कुरियर वाले को दे देती हूँ। अब मुझे पता है कि मेरा भाई जो है वो मुझे पैसे देने से मना नहीं करेगा, यानी उसका एक इम्प्लाइड कंसेंट है। सो कंसेंट यहाँ पर ये दोनों टाइप के माने जा सकते हैं। तो ये तो हो गए पांचों एक्सप्लेनेशन और इलस्ट्रेशंस। काफी तो हमने इस वीडियो में डिस्कस ही कर लिए हैं। बाकी आप A to P इलस्ट्रेशंस की रीडिंग ले सकते हैं। कोई डाउट आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि थेफ्ट का नेचर ऑफ क्राइम क्या है। देखो, कोई भी क्राइम हो तो उसका नेचर भी देखने के लिए हमें CRPC का शेड्यूल 1 का पार्ट 1 देखना होगा। अगर IPC का कोई भी क्राइम है तो देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, ऑफेंस ऑफ थेफ्ट इज कॉग्निजेबल, नॉन बेडेबल एंड कैन बी ट्राइड बाय एनी मजिस्ट्रेट। थेफ्ट की पनिशमेंट सेक्शन 379 IPC में दी हुई है, जो कि है इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years और फाइन और बोथ। थेफ्ट के एग्रावेटेड सेक्शंस रह गए, उनकी भी बात कर लेते हैं, जो कि है सेक्शन 380 टू 382 IPC। सेक्शन 380 IPC कहती है कि अगर आप किसी ह्यूमन ड्वेलिंग में रहते हैं, यानी ह्यूमन ड्वेलिंग यानी जहां इंसान रहते हैं, जैसे बिल्डिंग हो गई, बिल्डिंग यानी कोई घर हो गया, या कोई टेंट हो गया, यानी कोई अगर मान लो तंबू में रह रहा है, ठीक, कोई वेसल हो गया जैसे शिप हो गया। तो अगर वहां जाकर कोई व्यक्ति चोरी करता है, या फिर कोई ऐसी जगह है जो किसी ने अपनी प्रॉपर्टी रखने के लिए काम में ले रखी हो, जैसे कोई गोडाउन हो गया, कोई फार्म हाउस हो गया, तो ऐसी जगह में भी अगर कोई जाकर चोरी करता है तो उसके लिए इस सेक्शन में पनिशमेंट डिफाइन है, जो कि है 7 साल तक का इम्प्रिजनमेंट और फाइन। सेक्शन 381 IPC कहती है, अगर कोई क्लर्क है यानी कोई सबऑर्डिनेट है और वो अपने एम्प्लॉयर के पोजीशन में से किसी प्रॉपर्टी की चोरी करता है, या फिर वो कोई सर्वेंट है जो अपने मास्टर की कोई प्रॉपर्टी की चोरी करता है, तो उसके लिए इस सेक्शन में पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट टिल 7 years और फाइन। सेक्शन 382 IPC कहती है कि अगर चोरी करने के लिए या चोरी करने के बाद निकल भागने के लिए या चुराई हुई संपत्ति को रखे रखने के लिए, तीनों में से किसी भी उद्देश्य के लिए कोई व्यक्ति किसी की या तो डेथ कॉज करने के लिए, या उसे हर्ट करने के लिए, या कोई उसका रेस्ट्रेंट यानी उसका रास्ता रोकने के लिए प्रिपरेशन के साथ चोरी करता है, या इन तीनों चीजों का यानी कि डेथ कॉज करना, हर्ट कॉज करना या रेस्ट्रेंट करना का डर दिखाने की प्रिपरेशन के साथ चोरी करता है, तो उसके लिए 10 साल तक का रिगरस पनिशमेंट, कठोर कारावास प्रिस्क्राइब किया गया है और फाइन भी है। याद रखिए, इस सेक्शन में प्रिपरेशन एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, मतलब वो तैयारी के साथ आया है। ठीक है, ये चीजें कॉज कर देते हैं तो और भी सेक्शंस लग जाती हैं, सिर्फ तैयारी की बात हो रही है। तो आई गेस आपको थेफ्ट, चोरी का अपराध क्लियरली समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।